हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथमेटिक्स का जो 11th चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता चुकी हूँ। मतलब इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ कि कोनिक सेक्शंस होते क्या हैं। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि जब एक डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर हॉलो कोन का इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ करते हैं, ये है डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर हॉलो कोन, और इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करवाना है? प्लेन के साथ। तो जब हम ये इंटरसेक्शन करवाए थे ना, तो क्या मिला था हमें सर्कल मिला था, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और इस तरह से हाइपरबोला हमें मिला था। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि वास्तव में जो ये कर्व्स हमें इस प्लेन पे मिलते हैं, इस कोन के साथ प्लेन के इंटरसेक्शन के वजह से इस प्लेन पे जो इस तरह के कर्व्स हमें मिलते हैं, वास्तव में यही कोनिक सेक्शंस है, या इन्हें हम लोग कोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कर्व है ना सर्कल, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कल को हम लोग डिफाइन करेंगे, सर्कल के इक्वेशन को निकालेंगे अलग अलग फॉर्म में, और उसके बाद एक्सरसाइज 11.1 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उससे मैं आप लोगों को प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो कर्व्स है ना, ये कर्व्स, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कर्व को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म का यूज करेंगे लोकस का, या फिर सिर्फ इन्हीं कर्व्स को ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी कर्व्स को हम लोग लोकस के हेल्प से डिफाइन करते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जितने भी कर्व्स हैं उन्हें लोकस के हेल्प से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मतलब हमें तो अभी इन कर्व्स के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग इन कर्व्स को भी लोकस के हेल्प से डिफाइन करेंगे। लोकस का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोकस के कॉन्सेप्ट के हेल्प से सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को मैं डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब ये लोकस जो है, लोकस का कॉन्सेप्ट जिसे हमें सर्कल को डिफाइन करना है, ये लोकस वास्तव में होता क्या है। तो पहले हम लोग लोकस को समझेंगे, लोकस को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सर्कल के डिफिनीशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं लोकस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये लोकस क्या चीज है वो जरा देखिए। लोकस, मैं इससे पूछी कि तुम कौन हो, लोकस से तुम कौन हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं एक मूविंग पॉइंट हूं। मूविंग पॉइंट, मैं घूमते रहती हूं। ये क्या है? मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट कहने का मतलब घूमने वाला बिंदु, मतलब कभी यहां 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 यहां, इस तरह से घूमने वाली बिंदु। क्योंकि कोई भी जब पॉइंट घूमता है तो अपना लोकेशन चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। तो देखिए पॉइंट यहाँ से यहाँ 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 इस तरह से पोजीशन चेंज कर रही है। तो इसने कहा कि मैं मूविंग पॉइंट हूँ। तो मैं बोली कि तुम कैसे मूव करते हो? अगर तुम मूविंग पॉइंट हो तो कैसे मूव करते हो? मूव करने के लिए भी तो कोई कंडीशन चाहिए होगा ना, जो कैसे मूव करना है। तो इसने कहा कि मैं दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग घूमती हूँ। कुछ कंडीशंस दिए हुए रहते हैं और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं घूमती हूँ, और मेरे घूमने से जो मेरा पोजीशन चेंज होता है या जो लोकेशन चेंज होता है, तो उन सारे लोकेशंस, मतलब लोकेशन क्या होगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो सारे लोकेशंस को जब हम इस तरह से मिला देते हैं, सारे लोकेशन के पॉइंट्स को इस तरह से जब हम मिला देते हैं, तब जो हमें कर्व प्राप्त होता है, वही कर्व तो पॉइंट का लोकस होता है। मतलब किसी भी पॉइंट का लोकस एक पाथ है जो कि पॉइंट्स के
दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग घूमने से बना है। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को और डिटेल में बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। मैं इस पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से ए, जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 1,3। ठीक है, एक अनदर पॉइंट मैं ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ बी, जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 5,3। ठीक है, इसी के सामने ये पॉइंट है, इसीलिए इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस xy प्लेन पे एक ऐसे पॉइंट को प्लॉट कीजिए जिस पॉइंट से पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। मतलब आपको एक ऐसे पॉइंट को xy प्लेन पे प्लॉट करना है, एक ऐसे पॉइंट को जिस पॉइंट से ए और बी की दूरी हमेशा सेम रहे। तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा कि वो जो पॉइंट होगा ना, वो ए और बी के बिल्कुल बीच होगा। मतलब अगर ए और बी को इस तरह से मिला दिया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट। मैं उस पॉइंट को पी से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना पी, इसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, पी ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये वो पॉइंट है जिसके लिए ए पी इज इक्वल टू पी बी है। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या एक्स वाई प्लेन में सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसके लिए ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा? क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा इस प्लेन में जिसके लिए ए पी इज इक्वल टू बी पी हो? तो आप कहेंगे हाँ होगा। कैसे? मैं इससे जस्ट ऊपर ये पॉइंट ले लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस तरह से इसको मिलाएंगे और पॉइंट बी से भी इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब पॉइंट पी को अगर आप यहाँ पे भी लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप लिए पॉइंट पी को इसी के ऊपर, तो पॉइंट पी को जब आप यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, ए से पी को मिलाने वाला जो ये लाइन है और बी से पी को मिलाने वाला, मतलब ये जो लेंथ है ना और ये लेंथ इक्वल होगा। मतलब इस तरीके से आप इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर ऊपर इस तरह से लेते जाएंगे जिसके लिए ए पी इज इक्वल टू बी पी हो। ठीक है, आप नीचे भी पॉइंट ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पे अगर आप पॉइंट पी लेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। मतलब आपको इस XY प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए उस पॉइंट से A का जो डिस्टेंस होगा और उस पॉइंट से B का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। वो जो पॉइंट P होगा ना, जिसके बारे में मैं आपको बोली कि आप मुझे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच, या बीच नहीं कहीं भी, पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट को प्लॉट करके बताइए। पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित पॉइंट को प्लॉट कीजिए। ठीक है, तो आप कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। आप पॉइंट को यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं उस पॉइंट P को, क्योंकि यहाँ से जो ये पॉइंट B का डिस्टेंस होगा, P से B का जो लेंथ होगा, वही पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस होगा। मतलब जितना AP का लेंथ होगा उतना ही BP का लेंथ होगा। ठीक है, तो आप हमें कहीं भी पॉइंट प्लॉट करके बता देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं और जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरह से मैं मिला रही हूँ, देखिए इस तरह से जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तब आप देखिए आपको एक कर्व मिला है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो आपको एक कर्व मिला है और वो कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो अब पॉइंट P का लोकस क्या होगा, तो देखिए पॉइंट P जो क्या था, पॉइंट P जो था उसके लिए क्या कंडीशन था,
पॉइंट P के लिए कंडीशन था कि उस पॉइंट P का A और B से डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, और दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम तो इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट ड्रॉ कर दिए, और उस पॉइंट्स के सेट को जब मिलाए तो हमें क्या मिला? स्ट्रेट लाइन मिला। इसका मतलब है कि पॉइंट P का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो क्या है? लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बीचों बीच से होके पास करती, इसीलिए बाइसेक्टर है, और उस पे लंब है तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ रही बात समझ में? तो देखिए, हमें दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। तो हम दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट को प्लॉट किए, और उससे हमें पॉइंट का सेट मिला, और पॉइंट के सेट से हम उसे कर्व को ड्रॉ किए, और जो हमें कर्व मिला वो क्या है? पॉइंट P का लोकस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular bisector of line segment AB। आ रही बात समझ में? पॉइंट P का जो लोकस होगा, मतलब पॉइंट P जो घूम रही है, ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन, पॉइंट P का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस है, तो उसका जो लोकस होगा वो एक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और वो लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो आप लोग लोकस को समझे हैं। अब मैं आप लोगों को लोकस को डिफाइन करके बताती हूँ कि लोकस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, लोकस कुछ भी नहीं, एक पाथ है जो एक पॉइंट के द्वारा ट्रेस्ड किया गया है। एक पॉइंट के पोजीशंस या एक पॉइंट के लोकेशन को मिलाने से ही तो हमें कर्व मिला है ना, ये पाथ मिला है ना। तो लिखेंगे लोकस क्या है? लोकस एक पाथ है, ठीक है, जो कि हमें पॉइंट के मूव होने के वजह से, पॉइंट के घूमने के वजह से, दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग जब पॉइंट घूमी है, दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट का अलग अलग पोजीशंस मिले हैं, उसी पोजीशंस को मिलाने से हमें जो पाथ मिला है, वही पाथ तो पॉइंट P का क्या होगा? लोकस होगा, ठीक है। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल से बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखिए ये मेरा होम है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, एक पेड़ के पास पहुँचना है। तो मैं देखिए स्टूडेंट अपना पोजीशन चेंज करते 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 इस तरह से यहाँ पे पहुँची हूँ। तो ये जो मेरे द्वारा ये जो पाथ दूरी तय किया गया है, ठीक है ना, और उसके लिए कुछ कंडीशन भी दिया हुआ होगा, ऐसे जनरली नहीं, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इस तरह से दूरी तय की हूँ। तो ये जो कर्व बना है ना, वो क्या होगा? इसका लोकस होगा। लेकिन देखिए मैं तो ये जनरली ऐसे ही बता रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में, पर किसी आदमी का लोकस नहीं होता है, लोकस हमेशा एक पॉइंट का होता है, ठीक है। तो इसे ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा, इसे बस ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो आप लोग लोकस का डिफिनेशन देखिए। तो लोकस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिखेंगे लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। लोकस एक पाथ है जो कि एक पॉइंट के द्वारा ट्रेस्ड किया गया है, which moves according to the given condition, ठीक है। लोकस एक पाथ है, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ठीक, ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो जब कोई पॉइंट दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग घूमती है, तो उस घुमाव के वजह से, मतलब उसका जो लोकेशन चेंज होता है, लोकेशन चेंज होने की वजह से जो पाथ बनता है, उसी पाथ को हम उस पॉइंट का लोकस कहते हैं, ठीक है। लोकस क्लियर है, आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अब हम लोग आगे सर्कल को पढ़ेंगे, सर्कल को डिफाइन करेंगे और उसके इक्वेशन को समझेंगे। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं सर्कल। अब ये सर्कल क्या होता है, ठीक है ना।
तो देखिए स्टूडेंट, सर्कल को डिफाइन करने के लिए आप लोग तो जानते हैं कि सर्कल का फिगर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज के बारे में पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें पता होनी चाहिए किसी भी सर्कल को डिफाइन करने के लिए। दो चीज, पहला क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। आपको फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए, और दूसरा आपको वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, वो सेंटर होता है सर्कल का। मतलब आपको सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए, और फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि रेडियस होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होगा तो आप बहुत आसानी से उस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए मैं आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं, और मैं आपको बताई हूँ कि मैं अब लोकस की हेल्प से कर्व को ट्रेस करूँगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ इस तरह से C, जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। ये प्लेन है, 2D प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड 2D प्लेन है। इस प्लेन पे मैं एक पॉइंट ले ली हूँ C, जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, और ये जो पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक अनदर पॉइंट ले लेती हूँ, एक मैं वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ P, इसका कोऑर्डिनेट x, y दे देती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि पॉइंट P एक वेरिएबल पॉइंट है। पॉइंट P क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। अब चूंकि ये एक वेरिएबल पॉइंट है, इसीलिए इसका क्या होगा, पोजीशन चेंज होते रहेगा, और पोजीशन चेंज होने से इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, इसीलिए x और y का वैल्यू चेंज होते जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये ले ली हूँ। अब मैं आपको कहूंगी कि इस पॉइंट P का आप लोकस निकालिए। मतलब पॉइंट P जो मूव करती है जिस पाथ पे, वो पाथ को आप ड्रॉ कीजिए। पॉइंट P जिस पाथ पे मूव करेगी, लोकस का मतलब तो यही होता है ना कि वो पॉइंट P जिस, लोकस का मतलब क्या होता है, मूविंग पॉइंट। मतलब वो पॉइंट P जिस पाथ पे चलेगी, उस पाथ को आप ड्रॉ कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा, आप कहिएगा कि देखिए लोकस तो हम इसका निकालेंगे, लोकस को ड्रॉ करेंगे, पहले आप मुझे कंडीशन बता दीजिए। कुछ कंडीशन होगा तब तो वो पॉइंट मूव करेगा ना, ऐसे तो नहीं मूव करेगा, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। मैं भी अभी आप लोगों को डिफिनेशन बताई हूँ लोकस का, कि लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमें कुछ कंडीशन आप बता दीजिए, और उसी कंडीशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है ना उसका लोकस बताऊंगा। आप कहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ कि C और P के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब हमें पॉइंट P को कुछ इस तरह से मूव कराना है जिसके लिए C और P के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, और मैं इस डिस्टेंस को R से डिनोट करती हूँ, ठीक है। R मान लेती हूँ कि ये जो CP है ना, इसका डिस्टेंस R यूनिट है। तो चलिए आप इसका लोकस निकालिए। मतलब पॉइंट P के अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग लोकेशन को पहले आप प्लॉट कीजिए, और फिर उससे पाथ बनाइए या कर्व बनाइए, और वही तो हमें करना है। तो मैं क्या बोली कि इस तरह से आपको पॉइंट P का लोकस निकालना है, आपको इस तरह से पाथ बनाना है जिसके लिए क्या हो, CP हमेशा कांस्टेंट हो। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे P लेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी CP R ही होगा। ये P का पोजीशन है, P का ये है पोजीशन। अगर आप यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह से ये डिस्टेंस R ही होगा पॉइंट P को अगर यहाँ लेंगे। अगर आप पॉइंट P को यहाँ लेंगे तो और डिस्टेंस मापेंगे इस तरह से, तो ये भी R ही होगा। मतलब आप डिस्टेंस जो है ना, इससे इस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस को देखते हुए आपको पॉइंट्स आगे लेना है। तो देखिए ये P है, ठीक है, CP, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे था पहले, तो ये यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से हमें
जब आप कीजिएगा ना पॉइंट पी का पोजीशन देखिएगा लोकेशन, तो आपको कुछ इस तरह से कर्व मिलेगा। जो उसका पोजीशन है ना पॉइंट पी का, या जो लोकेशन है ना, उस लोकेशंस वाले सारे पॉइंट को जब आप, एक मिनट ये थोड़ा ज्यादा ये हो गया है, ये देखिए, तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह से कर्व मिलेगा। पॉइंट पी के अलग अलग लोकेशंस जो कि एक पॉइंट्स है, तो उन सारे पॉइंट्स का जो सेट है ना, उन सारे पॉइंट्स के सेट को आप इस तरह से मिला दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह का कर्व मिलेगा, और इसी कर्व का नाम है सर्कल। इसी कर्व का नाम क्या है, सर्कल। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आप लोगों को डिफाइन करके बता देती हूँ। लिखेंगे सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक, which moves such that its distance from the fixed point is always constant। क्या लिखेंगे, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट पी का लोकस है, which moves such that its, वही जो पॉइंट है, its distance from the fixed point is always constant। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, और कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो सर्कल का रेडियस होगा। तो चलिए मैं लिख देती हूं, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from the fixed point is always constant। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देती हूँ सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है सर्कल का, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस में, या फिर मैं इधर ही साइड में लिख देती हूँ नीचे। फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, और फिक्स्ड पॉइंट सर्कल का सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस जो है या कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो सर्कल का रेडियस होगा। तो ये था सर्कल का डिफिनीशन। अब हम लोग स्टूडेंट्स सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि कोई कर्व है तो उसका तो इक्वेशन होगा ना। आप लोग पिछले चैप्टर में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो आप क्या किए थे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाले थे ना। तो उसी तरह से अभी आप सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल को डिफाइन किए हैं आप लोग, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों का अगला काम क्या है, डिफाइन करने के बाद सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए सर्कल के इक्वेशन को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन दो तरह से बताऊंगी। एक बताऊंगी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एंड दूसरा बताऊंगी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो पहला जो है वो है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का फंडामेंटल इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका सेंटर है C, जिसका कोऑर्डिनेट मैं h, k ले लेती हूँ, और इसका रेडियस मैं r ले लेती हूँ, और इस पे मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेती हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और वेरिएबल पॉइंट इसलिए क्योंकि ये पॉइंट क्या है, घूमती है, ठीक है ना, घूमती है इसीलिए। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो
स्टूडेंट हम एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिसका सेंटर क्या हो, सी, जिसका कोऑर्डिनेट h, k हो और उस सर्कल का रेडियस r हो। मतलब हम सेंटर h, k और रेडियस r वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसानी से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना r, CP का डिस्टेंस जो r है वो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, बस आसानी से इक्वेशन निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से CP क्या होगा, CP इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब CP क्या है, CP क्या है, R है, तो CP स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और यही है सर्कल का इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर h, k और रेडियस R है। तो लिखेंगे इक्वेशन of the circle whose center is h, k and radius is r। ठीक, तो ये है फंडामेंटल इक्वेशन है ये सर्कल का, जिसमें हमें क्या पता होता है, सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपसे पूछा जाएगा प्रॉब्लम में, मैं एक्सरसाइज 11.1 की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करूंगी तो उसमें जो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 1, 2 है और रेडियस 3 है। तो आप बहुत आसानी से निकाल देंगे इस फॉर्मूला के यूज से। h और k के जगह पे 1 और 2 पुट कर दीजिए और r की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो क्या होगा इस सर्कल का इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x माइनस h के जगह पे आप क्या, h k था ना यहाँ पे, h k, तो h के जगह पे 1 और k के जगह, देखिए यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। तो पुट कीजिए x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये जो इक्वेशन है ना इस सर्कल का इक्वेशन है। अरे बात समझ में, बहुत आसान, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, दूसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दूसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखिए स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे निकालेंगे, किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो हमें ये फंडामेंटल इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसी के हेल्प से तो इक्वेशन को हम थोड़ा क्या करेंगे, अलग फॉर्म में चेंज करेंगे। सर्कल का जो इक्वेशन है ना उसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन तो वही है, मतलब सर्कल का ही इक्वेशन है, बस उसके फेस को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से आप लिखेंगे x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, x ये एक साथ लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक मिनट, मैं क्या करूंगी, इसको ये जो टर्म है ना कांस्टेंट टर्म एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सी पुट कर देती हूँ। ये वाला टर्म को मैं क्या ले लेती हूँ, सी। ठीक है, लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया है ना सर्कल का, ये है जनरल इक्वेशन। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। तो आप जब भी इस तरह का देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2hx -2ky प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी आप इस तरह का इक्वेशन देखिएगा तो समझ जाइएगा ओ ये प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन से आप समझिए, जैसे आप लाइन के इक्वेशन से क्या समझते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप जब भी देखते हैं तो आप समझ जाते हैं ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप इस इक्वेशन को देखिएगा, ये वाला x² प्लस y² -2hx -2ky प्लस c इज इक्वल टू 0, तो प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे h के ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जबकि x y ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं था, इसी सर्कल का ये इक्वेशन था, और इसी सर्कल का ये भी इक्वेशन है, क्योंकि इसी से हम इसको लाए हैं ना, इसी से हम इसको लाए हैं। इस इक्वेशन का बस फेस चेंज कर दिए हैं। ये ऐसा दिखता था, इसको ऐसा दिखा दिए, थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए, तो इसको ऐसा कर दिए, पर इक्वेशन तो इसी सर्कल का है ना। तो इस इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन अगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहिएगा सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहिएगा सर्कल का सेंटर कहाँ है, इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देखे थे, इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, h, k। तो आप लिखेंगे सेंटर इज इक्वल टू h, k। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा रेडियस क्या है, तो आप कहिएगा रेडियस r है। तो इक्वेशन में देखिए, आपको रेडियस दिख रहा है क्या, कहीं r दिख रहा है क्या, आपको तो इस इक्वेशन में r दिख रहा था, तो आप कह देंगे कि इस सर्कल का रेडियस r ये वाला है, ये r² है, तो उसमें से r को ले लो। जैसे 25 होगा तो 5 सर्कल का रेडियस होगा, 36 होगा अगर यहाँ पे तो 6 सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको r दिख रहा है क्या, हाँ आपको h और k दिख रहा है। आपको इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा तो आप उसमें -2x को हटा लेंगे, -2y को हटा लेंगे, तब जो आपको h और k आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। लेकिन जब आपको सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो r कहीं है ही नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे रेडियस। तो देखिए, आप याद रखिएगा ये वाला, क्योंकि अभी अभी आप लोग देखे हैं कि c इज इक्वल टू h² प्लस k² माइनस r²। तो इसीलिए क्या होगा, r² इज इक्वल टू क्या होगा, r² इज इक्वल टू हो जाएगा h² प्लस k² माइनस c। ठीक है, तो यहाँ से r क्या होगा, यहाँ से r आप लिखेंगे r इज इक्वल टू √h² प्लस k² माइनस c। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, इस तरह के इक्वेशन को देख के h और k का वैल्यू निकालेंगे इसके हेल्प से। तो h और k यानी कि आप सेंटर निकाल लेंगे, और जब आपको सेंटर पता चल जाएगा तो h² प्लस k² आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वो कांस्टेंट टर्म होगा ना उस इक्वेशन में, उस कांस्टेंट टर्म को उसमें से माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तब जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों को करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9। मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y, और क्या था 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है ना, 2 वेरिएबल, ठीक है, तो एक x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा, ठीक, और उसके साथ जो x का ये वाला इस तरह का होगा x² प्लस y², और ये देख रहे हैं, इसके साथ आप इसका कंपेयर कीजिए ना तो आपको ये इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप हमको बताइए कि r क्या होगा और c क्या होगा, मतलब सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इस सर्कल को ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर दी हूँ। मुझे इस सर्कल का सेंटर चाहिए, मतलब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये हमें कांस्टेंट डिस्टेंस चाहिए, हमें CP चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ आप हम लोगों को आप मुझे बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, आप इक्वेशन क्या पढ़े थे सर्कल का, ये पढ़े थे, तो इसका इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा। तो देखिए x² y², तो इसमें भी x² y²। अब देखिए -2hx के जगह पे यहाँ पे क्या है, प्लस 4x, कंपेयर कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x के साथ -2h है, मतलब x का कोफिशिएंट -2h है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इसका मतलब कि -2h इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लिख देती हूँ, -2h इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लिखिएगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ये इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, -2h इज इक्वल टू 4 एंड
-2k इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2k और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2k इज इक्वल टू 6। आ रही बात समझ में? तो पहले मैं आप लोगों को बताई थी कि पहले आप h और k का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और k इज इक्वल टू क्या होगा -3। इसका मतलब सेंटर जो होगा, सेंटर वो क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -2, 3। ठीक है, अब हमें CP यानी कि रेडियस चाहिए। तो अभी आप लोग देखे हैं रेडियस का फॉर्मूला, ये वाला, ये याद रखिएगा आप लोग इसे, √h² + k² - c। r इज इक्वल टू √h² + k² - c। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो c है ना, इसको आप सेंटर से कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे c फॉर सेंटर है और यहाँ पे c इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही साथ कि c जो है, आप इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे थे ना। आप क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो आप कंपेयर करने से आपको h और k का वैल्यू मिला। अब कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है, मतलब c किसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ c इज इक्वल टू 9 है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, 9 है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को k लिख दूँ तो वो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि c में आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएगी कि c सेंटर है या कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से मैं इसको k कर देती हूँ, ठीक है ना, k करने से फायदा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, अगर मैं इसे k कर दूंगी तो एच के जो है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे आप c ही रहने दीजिए, c मतलब ये स्मॉल c है, ठीक है, स्मॉल c फॉर सेंटर एंड कैपिटल c, सॉरी स्मॉल c फॉर कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन एंड कैपिटल C मीन्स सेंटर, ठीक है। तो h² + k² - c है, तो h और k का वैल्यू पुट कीजिए। h का वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -3 का स्क्वायर और -c, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 9। तो ये क्या आ जाएगा, √4 + 9 यानी कि 13 - 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 - 9 यानी कि √4 और √4 + -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये +-2 आया है तो हम निगेटिव तत्व ले नहीं सकते, मतलब -2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि रेडियस है ना, वो डिस्टेंस है ना, c और p का बीच का डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, पर हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेना होगा, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2, मतलब रेडियस जो है ये CP वो 2 यूनिट है और सेंटर सर्कल का -2, 3 है, जिसका इक्वेशन ये था, ठीक है। तो बस इसी थ्योरी पे अभी तक जो भी आप पढ़े हैं, इसी पे आपके NCERT का एक्सरसाइज 11.1 पूरा बन जाएगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है।